Morning student. So solid state or unit cell funnel. Next, types of solid. Types of crystalline solid और क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में हम लोग डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिस्कस कर देता हूँ। और इससे 15 क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में और आईटी मेन में भी एक क्वेश्चन है। तो सिंपल, एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल सा एकदम। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो ट्रू सॉलिड है उसके कितने टाइप्स हैं और उनका प्रॉपर्टी आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, बस हमें रीअरेंज करना है यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बोल सकते हैं ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड और फॉल्स सॉलिड, तो देखिए दोनों चीजें आपने देखा है। जैसे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो ट्रू है, रियल सॉलिड है। उसके 4 टाइप्स हैं, आयनिक सॉलिड है, मॉलिकुलर सॉलिड है, जस्ट कोवलेंट सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है। वो हर एक को मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, फॉल्स सॉलिड होता है, जिसको देखिएगा तो सॉलिड जैसा लगेगा, टच करेंगे तो सॉलिड जैसा होता है, बट उसका प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे ग्लास, ग्लास जो है, ठीक है, विंडो ग्लास, घर में आपके खिड़की पे जो ग्लास लगा हुआ विंडो ग्लास हुआ, या टेबल के ऊपर हम लोग ग्लास लगाते हैं। घर में डिनर टेबल होगा, डिनर टेबल के ऊपर आप ग्लास लगाते हैं, ठीक है। तो जो ग्लास है, छुइए तो उसको लगेगा ना सॉलिड, पूरा सॉलिड की तरह लगता है, बट ग्लास को सॉलिड नहीं बोलते हैं, वो फॉल्स सॉलिड है, सूडो सॉलिड है। उसको ग्लास को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। वो लिक्विड है जो कि एकदम ठंडा करके जमा दिया गया, ठीक है। तो ये सब फॉल्स सूडो सॉलिड में आएगा। ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब सूडो सॉलिड है, ठीक है। फोम हो गया, सब ये सब सूडो सॉलिड। तो हमें जो ट्रू सॉलिड, रियल सॉलिड, एक दूसरा होता है फॉल्स सॉलिड, सूडो सॉलिड, उसमें भी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, वो भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो जो आता है क्वेश्चन वो यहां से आता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो है रियल सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। इनके 4 टाइप हम लोग को डिस्कस करना है। तो 4 टाइप में नंबर 1 आयनिक सॉलिड, नंबर 2 मेटालिक सॉलिड, नंबर 3 कोवलेंट सॉलिड, नंबर 4 मॉलिकुलर सॉलिड। ये इनके बारे में हमें स्टडी करना है। ये ट्रू सॉलिड है, रियल सॉलिड यही है, ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, ये रियल सॉलिड में, और इनका प्रॉपर्टी कंपेयर करना है। ये है ट्रू सॉलिड। बाकी एमॉर्फस होता है वो सूडो सॉलिड है। ग्लास जो सबसे कॉमन ग्लास है, वो घर में विंडो ग्लास जो देख रहे हैं, वो देखने में, टच करने में सॉलिड जैसा लगेगा, बट उसको साइंस में, केमिस्ट्री में सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। वो सॉलिड नहीं है। तो उसका प्रॉपर्टी भी हम लोग कंपेयर करेंगे क्रिस्टलाइन, ट्रू एंड फॉल्स सॉलिड में। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आयनिक सॉलिड नंबर 1, 2, आयनिक सॉलिड का सबसे पहले कुछ एग्जांपल लिखेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड, इसमें आयनिक सॉलिड जो है वो कोई भी एग्जांपल में आप आयनिक कंपाउंड लिख लीजिए। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स आप जानते होंगे, इसमें NaCl हो गया, आयनिक सॉलिड हुआ, जिंक सल्फाइड हो गया, ये आयनिक सॉलिड हुआ, सीजियम क्लोराइड हो गया, CaSO4 हो गया। सो आयनिक कंपाउंड बहुत सारा आप जानते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉलिड में आएगा, ठीक है। इनका लैटिस, इनका लैटिस बनाना है, 2D बना सकते हैं, 3D बना सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। आप सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl का आप लैटिस बनाना है, आपकी मर्जी, जैसे बनाना हो। आप 3D भी जानते हैं, 2D बनाना हो 2D कर लीजिएगा। तो यह है सोडियम क्लोराइड।
ये बना लीजिएगा क्लोराइड आयन। ये सारे क्लोराइड है फेस सेंटर। और सोडियम, सोडियम को ऐसे बना लीजिएगा, एक बॉडी सेंटर पे, बाकी एज सेंटर। तो 3D लैटिस है, 2D बनाना हो 2D बना लीजिए। ऐसे ये 2D बनाना हो 2D कर लीजिएगा, जैसे ऐसा कर लीजिए। तो 3D बनाना है 3D बना लीजिए, 2D बनाना हो तो 2D में जस्ट क्लोराइड है। सोडियम, ये 2D लैटिस हो गया अल्टरनेट। हो गया। तो आयनिक सॉलिड आप जानते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कोई भी आप बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से, इनऑर्गेनिक से, पीटी से कोई भी आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं और उसका लैटिस बनाना हो। तो ये रॉक सॉल्ट आप जानते हैं, रॉक सॉल्ट का लैटिस आप पढ़ चुके हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड का आप बना सकते हैं रॉक सॉल्ट। और ये 3D फिगर है, 3D पढ़ा हुआ है, 2D बनाना हो 2D बना लीजिए। इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है कि पार्टिकल्स बताइए, आयनिक सॉलिड के पार्टिकल, तो केटायन एंड एनायन। तो आयनिक सॉलिड में पूछा जाता है कि पार्टिकल, तो आप लिख लेंगे केटायन एंड एनायन। सो इसमें केटायंस एंड एनायन, सो इसके पार्टिकल्स जो होंगे केटायंस एंड एनायन। ये फोर्स कैसा है, तो फोर्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केटायन एनायन में जो अट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग पीडी कई जगह पढ़ा हुआ है, मैंने बताया कि इसमें सब कुछ जानते हैं, बस रीअरेंजमेंट है, एक जगह रीअरेंज करना है। इसे 15 क्वेश्चन है, वो आपको मैं इस प्रेजेंट कर दूंगा। सो फोर्स, सो फोर्स आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलॉम्बिक फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस। सो इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स, ये फोर्स, ये कोई भी आयनिक कंपाउंड किसी को भी ले सकते हैं, सब में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स आएगा। नेक्स्ट, हार्डनेस, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप कहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में वेरी हाई।
वेरी हाई। हार्डनेस, हार्डनेस जो है आपका वेरी हार्ड कर लेंगे। वेरी हार्ड। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जानते हैं आप, NaCl, rock salt, not conduct electricity in solid state but it conduct electricity in aqueous solution या फ्यूज्ड सोल्यूशन। 10 बार पढ़ा हुआ, एक बार नहीं। ये NaCl रॉक सॉल्ट फिक्स आयन जो सॉलिड स्टेट में फिक्स है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट जैसे आयन फ्री होगा एक्वस सोल्यूशन में, फ्री होगा मोल्टेन सोल्यूशन में, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक हिंट होता है, बोला जाता है कि एक सॉलिड है आयनिक, जिस आयनिक नहीं लिखा है, सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हार्डनेस हाई है, और वो कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में, बट लिक्विड स्टेट में कंडक्ट कर रहा है। तो समझ जाइए इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, so not conduct electricity. In solid state. But it conduct electricity. In molten solution. Solution. Or in aqueous solution. Aqueous solution. So molten solution और aqueous solution में कंडक्ट करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड में कंडक्ट नहीं करेगा, ये सॉलिड है, इसमें कंडक्टिविटी नहीं होगा, जैसे ही गलाएंगे ये गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ये था, आप सब कुछ जानते हैं, इसमें कोई नया तो है नहीं आपको। आयनिक सॉलिड, नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड, थर्ड पॉइंट। मेटालिक सॉलिड, सो मेटालिक सॉलिड में मेटल ले लीजिए। सो मेटालिक सॉलिड में यहां पे आपको लेना है मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोई भी मेटल, जो भी डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जो लेना हो मेटालिक सॉलिड ये मेटल हो। ठीक, अब इसमें ड्राइंग करना है, सोडियम ही ले लीजिए, सब सिंपल वाला कोई ड्राइंग कर लीजिए। लाइटिस ऑफ सोडियम, आप जानते हैं लाइटिस ऑफ सोडियम। सोडियम का लैटिस आप बनाना जानते हैं और 10 बार पढ़ चुके हैं, सोडियम प्लस और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह जैसे आयनिक सॉलिड कंपाउंड था, उसी तरह सेम लैटिस बनेगा। सो 2D लैटिस सेम, एग्जैक्टली सेम। फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो क्लोराइड था उसकी जगह फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो ये सेम NaCl जैसा ही स्ट्रक्चर है, सब कुछ तो सेम है। तो यहाँ पे दो कलर ले लेता हूं मैं, एक यहाँ सोडियम और एक सोडियम, ऐसे ले लिया मैंने, अल्टरनेट सोडियम, फिर से सोडियम, यहाँ ले लीजिए सोडियम, यहाँ है सोडियम, यह है सोडियम,
सोडियम, सोडियम, ऐसे। इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्लोराइड की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। ये हो गया। ये देखिए लाइटिस ऑफ सोडियम। पार्टिकल्स में आप लिखेंगे मेटल आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड भी बोल सकते हैं, इन गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटल आयन है। तो पार्टिकल्स में लिख लीजिए मेटल आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटल आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, उसमें मेटल आयन फ्लो कर रहा है। फोर्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम फिर से वही लगेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो ये प्लस माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स। मेल्टिंग पॉइंट हाई एज वेल एज लो। ये मेटल है, मेटल में टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई। बट आप जानते हैं मेटल में सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो भी होता है। तो यहाँ हाई भी होगा एज वेल एज लो भी होता है, तो हाई एज वेल एज लो। तो मेल्टिंग पॉइंट में आप लिखेंगे हाई एज वेल एज लो। हाई में टंगस्टन लिख लीजिएगा। टंगस्टन आप जानते हैं बल्ब का फिलामेंट जो बनता है वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एज वेल एज लो। लो में सीजियम लिख लीजिएगा। मरकरी लिख सकते हैं, मरकरी जानते हैं आप, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, वो भी लिख सकते हैं। हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट दोनों होता है मेटल। मरकरी हाथ से भी टूट जाएगा, टंगस्टन आयरन बहुत हार्ड है, तो हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। हार्ड भी है सॉफ्ट भी है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर। तो कंप्यूटर चिप्स में सिल्वर वायर, ट्रांसमिशन लाइन घर के बाहर जा रहा है, एल्युमिनियम वायर। घर के वायरिंग में, फैन में, एसी में कॉपर वायर यूज करते हैं हम लोग। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सो आप जानते हैं कि जितने ट्रांसमिशन वायर होता है, जो वायर हम लोग यूज करते हैं, उसमें एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं या कॉपर वायर होता है, कंप्यूटर चिप्स में सिल्वर का वायर यूज होता है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब पढ़ा हुआ है, बस एक जगह रीअरेंज मुझे करना है। हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड कर लेते हैं, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फोर्थ पॉइंट, कोवलेंट सॉलिड। सो कोवलेंट सॉलिड में ग्रेफाइट, डायमंड, डायमंड से मिलता जुलता सिलिकॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। तो कोवलेंट सॉलिड में स्मॉल एटम या स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल एटम ही कर लिए, एटम अटैच विथ कोवलेंट बॉन्ड। तो स्मॉल एटम अटैच विथ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड।
अब इसमें एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो केमिकल बॉन्डिंग से आप रिलेट कर सकते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन्स, बोरोन नाइट्राइड। सो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, जैसे डायमंड या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप जानते हैं, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन होता है और हाइब्रिडेशन होता है इसका sp2 पढ़े हुए। ये है आपका कोवेलेंट सॉलिड में। डायमंड, डायमंड कार्बन होता है और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। सिर्फ जानते हैं डायमंड, कोई एक से बना लेंगे हम लोग। सिलिकॉन्स, बहुत सारे सिलिकॉन पड़े हुए हैं, जस्ट लाइक अ डायमंड फिगर SiO2 होल n। SiO2 भी लिख सकते हैं या आपको आपकी मर्जी है, SiO2 होल n, ऐसा होल n। ये बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन, ये प्योर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी कर सकते हैं, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो प्योर, प्योर इसी का अल्ट्रा प्योर फॉर्म होता है SiO2। वही सिलिकॉन का प्योरेस्ट फॉर्म रहेगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल। बहुत महंगा होता है, गिफ्ट आइटम बनाने में यूज किया जाता है क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, या ज्वेलरी डिजाइन में भी यूज करते हैं, काफी कॉस्टली होता है। तो ये भी इसी का प्योरेस्ट फॉर्म जो हो गया, ये क्वार्ट्ज भी आता है एग्जाम्पल। बोरोन नाइट्राइड, Bn, Bn लिखेंगे या आप Bn का होल n भी कर सकते हैं, पॉलीमर है। इसके जगह बोरन की जगह एल्युमिनियम नाइट्राइड भी कर सकते हैं, Aln। SiC कार्बोरेंडम, कोरंडम, कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम। SiC ये सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये है हम लोग पढ़ा हुआ बॉन्डिंग के अंदर कि ये है कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट बॉन्डेड छोटे छोटे एटम है, कोवलेंट बॉन्ड से अटैच रहेगा। ये एक नेटवर्क सॉलिड भी इसको बोलते हैं, ये एक नेटवर्क बनाता है। ये जानते हैं आपको कि नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड है ये। बहुत सारे एटम एक दूसरे से अटैच होकर नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं ये। इसमें ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन पढ़ा हुआ है, प्योरेस्ट फॉर्म में क्वार्ट्ज कहलाता है, बोरन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सब आ जाएगा आपको। कोई भी एक डायमंड, डायमंड का फिगर बना लीजिए आप कॉपी में, इसके नीचे बना लीजिएगा, इसके नीचे आप बना लीजिएगा डायमंड। डायमंड आप जानते हैं, डायमंड आप पढ़े हुए हैं कार्बन sp3, तो आप फिगर बना लीजिएगा कार्बन sp3। तो ये है कार्बन, ऐसे ऐसे चेन बनाना है। फिर ये हर एक कार्बन नेटवर्क बनाएगा, हर कार्बन को 4 4 बॉन्ड करना है। हर जगह आप एक एक कार्बन और दे दीजिए, ऐसे। और हर जगह आपका 3 3 लाइन ऐसे। और तो आप पढ़े हुए हैं, आप सब चीज जानते हैं। ये है डायमंड sp3 ये। तो इसके नीचे आप फिगर बना लीजिएगा। एक कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पढ़ा तो हुआ सब चीज आपको। अब यहाँ पे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में यही लिख लीजिएगा, स्मॉल एटम, छोटे छोटे एटम्स तो हैं सब में, तो स्मॉल छोटे छोटे एटम है अटैच विथ कोवलेंट बॉन्ड। तो स्मॉल एटम्स, पार्टिकल्स कैसा पार्टिकल, तो स्मॉल एटम, जनरली नॉन मेटल, स्मॉल नॉन मेटल लिख लीजिए, सारे तो नॉन मेटल ही, थोड़ा एल्युमिनियम मेटल है, तो स्मॉल एटम लिख लीजिए। छोटे छोटे एटम्स। नेक्स्ट, कैसा फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड कर लीजिएगा। कोवलेंट बॉन्ड, मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस सबसे हार्ड, ये सब जानते हैं इसके, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, सिलिका, डायमंड सब, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सॉफ्ट, ग्रेफाइट जो सॉफ्ट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कंडक्टिविटी नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कभी कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक छोड़ करके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में वेरी वेरी हाई, जितने भी टाइप के सॉलिड हैं उसमें सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट इसी का है। सो वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट।
हार्डनेस वेरी वेरी हार्ड, सो काफी हार्ड है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड है, कार्बन होता है, sp2 है, बट इसका तीनों प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेफाइट हम लोग देखे हुए हैं, बैटरी के अंदर जो रॉड रहता है ग्रेफाइट है, हाथ से तोड़ेंगे टूट जाएगा, कंडक्टिविटी भी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी करता है, तो इसके बारे में। सो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेफाइट है, सॉफ्ट है, ये ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एक्सेप्शन है एक, और आप देखे हुए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड 5, मॉलिक्यूलर सॉलिड तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो एग्जांपल हम लोग पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल या घर में देखते रहते हैं, आइस, आइस जो हो गया, कई एग्जांपल आप देख लेंगे। आइस, नेक्स्ट ड्राई आइस, ड्राई आइस याद है, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 मेडिकल स्टोर में ड्राई आइस मिल जाता है, या आइसक्रीम, जो आइसक्रीम जहां बिकता है वहां ड्राई आइस मिल जाएगा, तो ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। ड्राई कोई भी जो गैस जैसे जानते हैं ड्राई, सॉलिड, सॉलिड जो है CO2, या सॉलिड SO2, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड मीथेन, सॉलिड आर्गन, आयोडीन, आयोडीन ले लीजिए, आयोडीन तो जानते ही हैं आप सॉलिड होता है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सॉलिड है। कोई भी ले सकते हैं, कोई जो मर्जी हो आपको, जैसे आपका मन करे सॉलिड, सॉलिड SO2 लेना है SO2 ले लीजिए, जो आपका मर्जी है। सॉलिड आर्गन लेना हो सॉलिड आर्गन ले लीजिए, सॉलिड अमोनिया लेना हो अमोनिया ले लीजिए, सॉलिड मीथेन लेना हो, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हैं। तो ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत सारे आपका मॉलिक्यूल, जैसे आइस, आइस के बारे में आप जानते हैं, आइस, आइस आपको पढ़ा हुआ है, तो उसका बॉन्डिंग बना के एक दिखा दीजिए फिगर, आइस, आइस के बारे में। तो आइस जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, फिगर मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए। तो आइस, आइस में आप पढ़े हुए हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल्स कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो आपको पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, तो आपको मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये है मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल, हम लोग जानते हैं वाटर सेप होता है sp3 हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का, एंगुलर है, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, तो इस पे बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके बॉडी पे एक नेगेटिव, यहाँ पे फिर एक नेगेटिव, और यहाँ एक पॉजिटिव। जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ये फिगर हो गया। अब इसके सराउंडिंग, इससे सराउंड करते हुए हमें 4 वाटर बनाना है, और 4 वाटर में लाइक ऐसे, एक ऐसे,
क्योंकि ये हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ये दोनों के बीच में यहाँ पे आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फिर से यहाँ पे है प्लस, ये प्लस है, और ये सॉरी ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ ऐसे, ये माइनस प्लस। अब इधर देखते हैं, इधर पे ये प्लस है तो ऐसे ऐसे मुझे बनाना है। तो इसका जो निगेटिव होगा, ऑक्सीजन पे जो निगेटिव होगा और इसका पॉजिटिव होगा, ये आपस में जुटेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर से यहां पे ये प्लस और इसका माइनस आपस में ऐसे जुटेगा, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन, रेड कलर का जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये आइस का स्ट्रक्चर है कि एक आइस के अंदर 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो हर एग्जाम में 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, आप भी कई बार पढ़ चुके हैं कि आइस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय by 1 water molecule in ice. ये तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये आइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब बाकी आपको पार्टिकल में लिखना हो तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स नहीं, स्मॉल मॉलिक्यूल। तो कैसा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है या वॉन्डर वॉल फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जैसे ये इसके अंदर आयोडीन के अंदर जो है वॉन्डर वॉल फोर्स। तो स्मॉल बॉन्ड फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड, और कहीं कहीं वॉन्डर वॉल फोर्स। और थोड़ा इसमें भी ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे सॉलिड CO2 और सॉलिड SO2, इसमें भी पूछा गया पेपर में, तो जानते हैं आप, समझिए यहाँ पे। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं सॉलिड CO2 और सॉलिड SO2 बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी लो, एकदम हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे वीक बॉन्ड है, वॉन्डर वॉल फोर्स वीक बॉन्ड है। मेल्टिंग पॉइंट लो, हार्डनेस में वेरी वेरी लो, सॉफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर, आइस पे करंट डालेंगे तो करंट तो फ्लो करेगा बट गुड नहीं है, बैड कंडक्टर है। तो यहाँ लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी लो, हार्डनेस, हार्ड तो है नहीं, तो सॉफ्ट है, ये सारे लोग सॉफ्ट वीक बॉन्ड है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर करेगा बट बहुत अच्छा नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 4 टाइप ऑफ सॉलिड जो रियल सॉलिड है और इनके प्रॉपर्टी को कंपेयर करना था, जो कि जाना था आपको। सो ये हो गया। हाँ, मुझे बताना था सॉलिड CO2, सॉलिड SO2, ये दोनों तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और उसमें भी किस टाइप का, तो वो मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉलिड CO2, और ये मैंने लिखा सॉलिड SO2, तो CO2 के बारे में जानते हैं। CO2 आप जानते हैं कि ऐसा होता है, SO2 के बारे में आप पढ़ा हुआ है, SO2 कुछ ऐसा होता है। आप जानते हैं कि यहां पे म्यू, जो कि डायपोल मोमेंट है, सो इसका डायपोल मोमेंट पढ़ा हुआ आपका 0 होता है, इसका डायपोल मोमेंट नॉट 0, 0 नहीं। तो डायपोल मोमेंट 0 होने के चलते ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो ये जो सॉलिड हुआ, इस सॉलिड को नॉन पोलर
कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि बताइए नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कौन है, तो आप बॉन्डिंग से रिलेट कर लीजिएगा। जबकि ये हो गया पोलर, ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो ये है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। ये तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये फाइनल टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स कंप्लीट हुआ। अभी मैं स्कैन करूंगा 15 क्वेश्चन मैं यहाँ प्रेजेंट कर दूंगा, एकदम आसान है, वो बस आपको देखना है, टिक कर लेना है। फिर मैं क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में डिफरेंस बता दूंगा। तो अभी मैं स्कैन करके क्वेश्चन ऐड करता हूँ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया है और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, और ये छोटा सा थ्योरी है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। सो कॉपी में दो सेक्शन आप बना लीजिए, लेफ्ट साइड क्रिस्टलाइन और राइट साइड एमॉर्फस सॉलिड, और हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों में प्रॉपर्टी। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहाँ पे कर लेंगे एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो है ट्रू सॉलिड हुआ, जो रियल सॉलिड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। तो ये है ट्रू सॉलिड, और इसको बोल सकते हैं ट्रू सॉलिड। और इसमें एग्जांपल आप 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े हुए हैं। एक जो हुआ आयनिक सॉलिड NaCl सॉलिड फॉर्म में, मेटालिक सॉलिड सोडियम सॉलिड फॉर्म में, कोवलेंट सॉलिड डायमंड ले लीजिए, और आइस ले सकते हैं मॉलिकुलर सॉलिड। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप जानते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है रियल सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, जिसमें आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, और ये मॉलिकुलर सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड ये सूडो सॉलिड है, या फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं। सो ये सूडो सॉलिड और फॉल्स सॉलिड। इसमें ग्लास ग्लास हो गया, तो ग्लास जो है टच करते हैं, विंडो ग्लास जो छुएंगे तो सॉलिड की तरह लगेगा, ग्लास हुआ, रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सूडो सॉलिड के एग्जांपल में आता है। तो ग्लास, रबर, वुड, प्लास्टिक,
तो ये है सॉलिड जैसा फील होगा बट है नहीं, सॉलिड है नहीं। ये फॉल्स सॉलिड कैटेगरी में आता है। तो रियल सॉलिड ये क्रिस्टलाइन है, ट्रू सॉलिड है, वो फॉल्स सॉलिड है। ठीक है, क्या डिफरेंस दोनों में वो डिस्कस करते हैं। ग्लास के बारे में आप लिख लेंगे कि ग्लास, हम लोग ग्लास इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ग्लास के टाइप्स ऑफ द ग्लास। तो ग्लास को हम लोग बोलते हैं ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। छूने पे लगेगा कि ये सॉलिड की तरह है, टच करेंगे, बट ये है सुपर कूल्ड लिक्विड। सो लिक्विड है तो जैसे गैस, गैस रैंडम मोशन करते हुए मूव करते रहता है। लिक्विड भी, पानी अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ये वाटर फ्लो करने लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या ये फ्लो करता है? तो आंसर है यस। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी वेरी स्लो होता है। वो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखने के लिए आपको काफी टाइम, जैसे कि विंडो ग्लास है, मान लिया आपका विंडो ग्लास है वो इस टाइप का, ऐसा विंडो ग्लास, ठीक है, ऐसा, ये है ग्लास, ये ग्लास हो, ठीक है। तो ग्लास को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सुपर कूल्ड लिक्विड विंडो खिड़की में लगा हुआ है। तो ये ग्लास को अगर आप फ्लो देखना है इसका, ठीक है, तो ये 100 ईयर, 100 साल बाद इस ग्लास का जब थिकनेस मेजर करेंगे, मान लीजिए ग्लास है और ग्लास को जैसे आप 100 ईयर, अगर 100 साल छोड़ देते हैं, 100 ईयर्स, ठीक है, इसके बाद इसको मेजर करेंगे 100 ईयर्स के बाद, तो इसका जो थिकनेस होगा, जैसे आप 3D बनाएंगे, मान लीजिए 3D ग्लास में बना दे रहा हूँ, जैसे ऐसे ऐसे समझिए, इस तरह समझिए। मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में ऐसा, ये आपके ग्लास का थिकनेस है, ऐसा थिकनेस, ठीक है, ऐसा थिकनेस, ये ग्लास का थिकनेस, ऐसे, ठीक है, ये ग्लास का आज का थिकनेस। तो 100 साल बाद जब देखेंगे ना, तो 100 साल बाद जब इस ग्लास का देखेंगे कि इसका कैसा इसका फिगर है या डायमेंशन मेजर करेंगे, तो कुछ ऐसे दिखेगा, इस तरह से। कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखेगा। 100 साल बाद देखेंगे तो ऊपर वाला सेक्शन जो है, ऊपर वाला पतला हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, मोटा हो जाएगा। तो फ्लो करेगा, फ्लो करता है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ऊपर से उसके पार्टिकल, ग्लास के पार्टिकल धीरे 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 मूव करके नीचे की तरफ आते हैं, बट वो नीचे आने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे जो रैंडम जो 6 मंथ 1 ईयर में आप मेजर करेंगे तो उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं पता चलेगा डिफरेंस। बट 100 साल ऐसे ही विंडो में लगा रहेगा ग्लास, तो 100 साल बाद जब मेजरमेंट होता है तो देखेंगे कि नीचे, नीचे का जो थिकनेस है, देखिए ये नीचे थिकनेस बढ़ गया, ये नीचे ज़्यादा हो जाएगा ये थिकनेस। शुरू में ये यूनिफॉर्म था, शुरू में ऊपर और नीचे बराबर है, देखिए ऊपर और नीचे शुरू में बराबर है थिकनेस, बट 100 साल बाद देखेंगे तो यहाँ थिकनेस एकदम कम, ये कम हो जाएगा। ऐसे ग्लास जो है, फ्लो ऑफ ग्लास, यहाँ से ग्रेविटी के चलते ये फ्लो, ठीक है, ऑफ ग्लास, ये ग्लास का फ्लो होता है। बट इसको देखने के लिए आपको वेट करना होगा 100 ईयर ओल्ड जो है वो, अगर ग्लास वर्टिकल ग्लास रखा हुआ है तो वो धीरे धीरे फ्लो करता है, नीचे डेंस हो जाएगा, ऊपर कम रहेगा। तो ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड, ये एमॉर्फस है, ट्रू सॉलिड में नहीं आता है, एमॉर्फस सॉलिड में रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस, कुछ पॉइंट हम लोग को कंपेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो इनमें आप जो भी आप सॉलिड देखे हुए हैं, जैसे NaCl है, सोडियम है, डायमंड है, आइस है, तो इसमें बोलते हैं कि दे हैव फिक्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स इन ए यूनिट सेल, या क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है फिक्स होता है। इसमें फिक्स अरेंजमेंट होता है, इसमें नहीं, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट, रैंडम मोशन, रैंडम अरेंजमेंट होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, they have fixed arrangement of atoms or ions or molecules in unit cell. So they have fixed arrangement of atoms, ions या molecules in unit cell. इसमें arrangement fixed रहेगा। कोई भी एग्जांपल, जैसे डायमंड बना के देख, बना दीजिए।
कार्बन है, sp3 है, डायमंड, तो इसमें एकदम फिक्स अरेंजमेंट है कि ये एक कार्बन रहेगा और उस कार्बन से एकदम फिक्स कि ये फिक्स एंगल जो होगा 100, हाँ sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट, कोई भी एंगल लेंगे ये इतने यूनिट पे एंगल रहेगा और उससे अरेंजमेंट रहेगा ऐसे। नेक्स्ट कार्बन अगेन यहाँ से भी 109 डिग्री 28 मिनट, एकदम फिक्स ऐसे चलेगा। कोई भी डायमंड क्या, NaCl या सोडियम मेटल, कॉपर मेटल, कोई भी लेंगे तो ये है फिक्स अरेंजमेंट रहता है। ये है sp3, दे हैव फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल। या क्रिस्टल उसमें नहीं, उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। They have irregular arrangement. Atoms or ions or molecules. In unit cell या क्रिस्टल, तो इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। यहाँ तो फिक्स एकदम प्रॉपर एंगल, प्रॉपर पोजीशन रहता है, उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे ग्लास, अगर आप ग्लास का लेंगे क्रिस्टल तो कोई भी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है, सब इरेगुलर। कुछ यहाँ पे ऐसे रहेगा, डेंस मिलेगा, यहाँ ऐसे डेंस मिलेगा, यहाँ पे लाइट ऐसे मिल गया, ऐसे। सो कहीं डेंस रहेगा, कहीं मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे, ऐसे इस टाइप का रहता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट। कहीं डेंस रहेगा, यहाँ पे काफ़ी डेंस है, यहाँ पे काफ़ी लाइट है, इस जगह बहुत हल्का है, तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता। सो जो भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, जो भी अरेंजमेंट है यूनिफॉर्म नहीं ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर करना है। इनमें 4 प्रॉपर्टी हम लोग कंपेयर करते हैं और इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, उसका नहीं, उस साइड किसी का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। So they have fixed melting point. Or enthalpy of fusion. फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे डायमंड है, कार्बन है और ये है sp3 डायमंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, नियरली 6400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है फिक्स। तो हर जो भी आयनिक, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिस फॉर्म में है, जैसे आयनिक है, मेटालिक है, कोवलेंट है, मॉलिकुलर है, तो हर एक का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। 7 मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाके मेल्ट होगा, उनमें नहीं, उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। So they do not have fixed melting point. Fixed melting point. और enthalpy of fusion. सो यहाँ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
सो यहाँ पे ग्लास, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये सॉफ्ट हो जाते हैं मेल्टिंग होने से पहले, सॉफ्ट, दे बिकम सॉफ्ट बिफोर मेल्ट। सो मेल्ट होने से पहले ये सॉफ्ट हो जाते हैं, बट फिक्स नहीं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे आप बेंडिंग ऑफ ग्लास, बेंडिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को बेंड करना है या ग्लास को बेंड करना है, तो कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप हीट करेंगे वो सॉफ्ट होना शुरू करेगा। जैसे हम लोग को स्कूल में था, प्रोजेक्ट था, बहुत, मैं 5th क्लास या 6th क्लास में ये था, प्रोजेक्ट था कि ऐसे ग्लास ट्यूब दिया जाता था, इस टाइप का ग्लास ट्यूब रहता था, ऐसे, ये है ग्लास ट्यूब। तो ये था, हम लोग 5th 6th क्लास में था, ये ग्लास का ट्यूब रहता था और ग्लास ट्यूब को ऐसे बेंड करना होता था, 60 डिग्री एंगल पे हम लोग को ऐसा बेंडिंग करना होता था, ऐसे बेंड करना रहता था ग्लास ट्यूब को, हम लोग को ऐसे बेंड करना है, और बेंड करके हम लोग को जस्ट सर सिखाते थे और बोलते थे आप करिए, तो हम लोग करते भी थे। ठीक है, ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे हमें ग्लास ट्यूब को ऐसे बीच से बेंडिंग करना होता था। तो बेंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉपी पे स्केल, स्केल जो रहता था, स्केल से 60 डिग्री जो एंगल मेजर करने के लिए था, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता था, तो वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से जो स्केल हुआ मेजर करके हम लोग 60 डिग्री पे सबसे पहले ये कॉपी लेते थे, और कॉपी पे 60 डिग्री का ऐसे लाइन खींच लेते थे, ऐसे, ये है कॉपी। तो कॉपी के एक पेज पे ऐसे हम लोग जो जो स्केल रहता था, उससे सबसे पहले ऐसे 60 डिग्री बना लेते थे, 60 डिग्री का मार्क ऐसे कर लेते थे पेंसिल से, ठीक है, कि वो 60 डिग्री है, और ग्लास को ला करके यहाँ पे पेज पे रखा करते थे, कि हाँ, रख करके देखते रहते थे। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बहुत सिंपल, 6 क्लास का था। तो ग्लास का जो मिडिल सेक्शन है, स्केल से मार्क कर देते थे मिडिल, और मिडिल सेक्शन पे ये फ्लेम, जो लैब में हम लोग फ्लेम, बर्नर फ्लेम रहता था, वहाँ हम लोग सर भी रहते थे साथ में, और ऐसे फ्लेम जला के, बुनसन बर्नर फ्लेम जो होता है लैब में यूज़ किया जाता था, ऐसे फ्लेम। तो फ्लेम जला करके ये बीच में एकदम मिडिल पॉइंट पे ऐसे फ्लेम जला करके, और दोनों साइड से ऐसे पकड़ रहते थे, पकड़ करके जैसे 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 गर्म होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, गर्म होने के बाद देखेंगे ये मिडिल वाला सॉफ्ट होने लगेगा, तो हम लोग ऐसे लेकर के दोनों से ऐसे, दोनों हाथ से पकड़ते थे, और लेके ऐसे मोड़ते रहते थे, धीरे धीरे मोड़ करके अंदाज से लगाते थे कि 60 डिग्री आया कि नहीं। अंदाज जब 60 डिग्री आ गया, तो जाके कॉपी पे चेक कर देते 60 डिग्री आ गया कि नहीं। ज़्यादा रहा तो फिर से गर्म करके और मोड़ते थे, कम रहा तो गर्म करके थोड़ा फैला लेते थे। तो हम लोग बेंडिंग ऑफ ग्लास देखे हुए, ग्लास को बेंड करते हुए हम लोग देखेंगे, जैसे ही ये लेंगे ग्लास ट्यूब को लेकर के बीच से हीट करेंगे, और दोनों हाथ से पकड़ना है, और पकड़ के ऐसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ये मुड़ने लगेगा, ग्लास ट्यूब ऐसे मुड़ना शुरू हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है, दे डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बट सॉफ्ट बिफोर मेल्ट। वो मेल्टिंग होने से पहले वो धीरे धीरे क्या होगा, सॉफ्ट होने लगेगा, जैसे ही इसको ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होके ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये लैब में हम लोग का किया हुआ है ये। या प्लास्टिक को भी तो देखते हैं, प्लास्टिक भी कभी ना कभी तो ठंडे के महीने में कभी गलती से प्लास्टिक जला देते हैं लोग, आग जलाते हैं, आग तापने के लिए ठंडे के महीने में तो लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ी में कहीं कहीं कभी कभी कोई लोग प्लास्टिक जला देते हैं। तो प्लास्टिक देखते हैं कि प्लास्टिक जलेगा, जलने से पहले वो क्या होगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम लिक्विड टाइप का होने लगेगा। तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बट सॉफ्ट होने लगेगा बिफोर मेल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकिंग का आपको जानना था कि दे ब्रेक इनटू स्मॉल क्रिस्टल हैविंग प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, सो ये ब्रेक करता है, दे ब्रेक इनटू स्मॉल क्रिस्टल हैविंग प्लेन सरफेस, वो प्लेन सरफेस में ब्रेक करेगा, स्मॉल छोटे छोटे क्रिस्टल में ब्रेक करेगा, और प्लेन सरफेस में, ये इरेगुलर सरफेस में ब्रेक करता है।
मैं मीनिंग समझा दूंगा आपको। इरेगुलर सरफेस, वो इरेगुलर सरफेस में ब्रेक करता है। ये ब्रेक कर रहा है स्मॉल क्रिस्टल, दे ब्रेक इनटू स्मॉल क्रिस्टल हैविंग प्लेन सरफेस। मतलब समझिए, जैसे प्लेन सरफेस में मान लीजिए क्रिस्टल है, ये ऐसे क्रिस्टल हो, बिग क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल को जब ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करने के लिए हैमरिंग करेंगे या एनी प्रेशर, कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लीजिए इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स फोर्स लगाया, तो ये ब्रेक करेगा, ये क्रैक करेगा। क्रैक करेगा छोटा छोटा क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल ऐसा मिलेगा, एक क्रिस्टल और छोटा मिलेगा, बट जो भी सरफेस रहेगा सब प्लेन सरफेस, और हर पार्ट एक नया क्रिस्टल बनेगा। एक ऐसा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, एक और छोटा, इससे भी छोटा मिलेगा। तो ये स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे क्रिस्टल में ब्रेक करेगा, और हर क्रिस्टल प्लेन सरफेस, एक प्लेन एकदम स्मूथ सरफेस बनेगा। नमक, नमक आप सॉलिड, बड़ा सा नमक, पाउडर नहीं, बड़ा बड़ा क्रिस्टल जो गांव में मिलता था, बड़ा नमक हुआ, उस नमक को अगर हैमरिंग करेंगे तो जो भी टुकड़ा 4 5 10 इस टुकड़े में ब्रेक करेगा, तो हर पार्ट एक छोटा क्रिस्टल बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे नमक ही है, नमक है, आप जानते हैं। मान लीजिए कि मैं NaCl लिख रहा हूँ कि Na प्लस होता है, इसमें जानते हैं Cl माइनस, Na प्लस हुआ और Cl माइनस हुआ, ऐसे इस तरह से Na प्लस Cl माइनस। ये है, मैं कुछ ऐसे पार्ट लिख देख बना दे रहा हूँ, ऐसे इस तरह से। तो 1 2 1 2 3 ऐसे हो गया। तो जब भी आप ब्रेक करिएगा, मान लीजिए एक दो और साइड ऐसे बना रहा हूँ कि Na प्लस और Cl माइनस, जैसे ये है, ये बिग क्रिस्टल है। तो जब भी आप ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करेंगे तो टूटेगा कुछ ऐसे ही, यहीं से टूटेगा। जब भी ब्रेक होगा तो ऐसे टूटेगा ये, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज साथ लेके जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये पार्ट टूटा, फिर पार्ट टूटा, तो ये एक छोटा क्रिस्टल बना। बट पॉजिटिव निगेटिव हमेशा साथ रहेगा, बैलेंसिंग करना है चार्ज। फिर टूटा, तो ये देखिए एक छोटा 3 पार्ट में टूटा। तो जैसे ये बड़ा क्रिस्टल है, 3 पार्ट में, 1 पार्ट 2 3, तो इसमें जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव, जितना पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि ये जब ब्रेक करेंगे तो टूटेगा वहीं से जहाँ से जस्ट बैलेंसिंग हो, चार्ज लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस हो, वहीं से टूटेगा ये। तो इसलिए हमेशा प्लेन सरफेस में रहेगा, क्योंकि इसका एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। उसमें नहीं, दे ब्रेक इनटू द स्मॉल क्रिस्टल हैव इरेगुलर सरफेस। जैसे ये ग्लास, ये ग्लास हो गया, इसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट होता ही नहीं, कोई भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है ही नहीं। और जब इस पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, और सब इरेगुलर, एकदम रफ, कोई छोटा बड़ा, कोई कोई ऐसे रहेगा, कोई इस टाइप का रहेगा, ऐसे मिलेगा, कोई सर्कल टाइप का मिल गया, तो कोई प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं रहता, एकदम इरेगुलर कटिंग होगा। नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टी आपको जानना है इसका। फोर्थ पॉइंट, their physical property, like क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, so electric conductivity, thermal conductivity, refractive index, strength, और भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल।
मैं समझा दूंगा। ये डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ये जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसको हम लोग एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक नेचर। तो physical property depend on direction of crystal, their physical property like electric conductivity, thermal conductivity, refractive index, strength depend on direction of crystal। ये क्रिस्टल के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैं समझा दूंगा, आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे लिखिए नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल, मैं ये समझाऊंगा आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट, फाइव। So their physical property, like electric conductivity, thermal conductivity, refractive index, strength, सेम इन ऑल डायरेक्शन। यहां पे सब कुछ सेम रहेगा। सो सेम इन ऑल डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक, वो है आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम इन ऑल डायरेक्शन, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। इसको लिखा पूछा जाता है कि व्हाट इज आइसोट्रॉपिक, तो आइसोट्रॉपिक ये नेचर है। तो ये आइसोट्रॉपिक है कि सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल। कैसे डिपेंड कर रहा है मैं दिखा दे रहा हूँ। आप 9th क्लास में भी 10th क्लास में पढ़े हुए हैं और मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जैसे एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, मेटल है, उनका कंडक्टिविटी जो है या थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल। चलिए मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड समझ लीजिए, वो उसमें सारा सेम होता है, इधर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉपर वायर है। ये 10th क्लास में भी पढ़े हुए थे हम लोग और 11th में भी पढ़ना था, 11th में भी पढ़े हुए हैं, 12th में भी पढ़ना है इसमें। मान लीजिए कि ये कॉपर और वायर, कॉपर वायर तो आ जाएगा ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इस साइड में एग्जांपल आप लिखेंगे और ये इसका डायमेंशन मान लीजिए कि ये डायमेंशन है ए, ये डायमेंशन है बी और ये डायमेंशन है सी, ए बी सी। ये कॉपर वायर, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपको दिखाना है, अगर करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट ऐसे इस डायरेक्शन से ऐसे गया, करंट यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो ये है ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को देखिए। तो अगर इस डायरेक्शन में फर्स्ट डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है तो फर्स्ट डायरेक्शन से जो रेजिस्टेंस है, आप जानते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो, कंडक्टिविटी L बाई ए, तो रो L लेंथ हो गया C बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ A इंटू बी। देखिए इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये हो गया। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट यहां से एंटर किया, करंट यहां से ऐसे एंटर कर रहा है, यहां से करंट एंटर किया, ऐसे निकल गया। तो करंट जब इधर एंटर करेगा तो ये एरिया बनेगा, ये एरिया
एरिया ये वाला बनेगा, ये सेक्शन जो होगा वो एरिया बनेगा। और इसके लिए R2 रेजिस्टेंस लेंगे आप, तो रो ये सेम रहेगा, और लेंथ ये लेंथ ये वाला होगा, लेंथ ए यूनिट चला, और एरिया B/C ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दोनों अलग है, कोई भी डायरेक्शन से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में अलग कंडक्टिविटी, इस डायरेक्शन में अलग कंडक्टिविटी, तो R1 नॉट इक्वल टू R2। ये 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, 12th में भी पढ़ना है, और थर्मल कंडक्शन हीट में भी पढ़ा हुआ है, 11th में हीट में पढ़ा हुआ है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिफरेंट है, अलग अलग, इस डायरेक्शन में अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, समझ में आ गया सर, अलग है। थर्मल कंडक्टिविटी भी 11th में पढ़ा हुआ है, कंडक्शन उसमें भी समझ में आ गया। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ भी आसान है। देखिए आप ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करना है, जैसे यही पेन है, पेन को अगर बीच से ऐसे कट करना है तो जल्दी कट जाएगा, ऐसे कट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा कट करने में, ठीक है। स्ट्रेंथ भी अलग अलग हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो समझा देता हूँ मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई आयनिक कंपाउंड ले लीजिए, तो आयनिक कंपाउंड समझिए ऐसे, मान लीजिए मैंने इस तरह के आयनिक कंपाउंड ले लिया, Na+ और Cl-, Na+ Cl-, ऐसे, जानते हैं आप, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ये हो गया। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग, म्यू के बारे में बात करें हैं यहाँ पे, म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए वो भी आसानी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैं ये डायरेक्शन पे ले रहा हूँ, इस लाइन पे ले रहा हूँ, इस लाइन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा, तो इस लाइन का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। एक सोडियम एक क्लोराइड, एक सोडियम एक क्लोराइड, एक सोडियम एक क्लोराइड, ऐसे आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर इस लाइन का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूँ, इस लाइन का, ध्यान से देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू 2, तो इस लाइन पे, रेड वाले लाइन पे सिर्फ सोडियम 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 आया है, अलग मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इस लाइन का ले लूं, ध्यान से देखिए, तो इस लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3, क्योंकि इस लाइन पे सिर्फ क्या है, क्लोराइड। तो देखिए अलग अलग डायरेक्शन, मैं इधर गया, इस डायरेक्शन पे एक सोडियम एक क्लोराइड, एक सोडियम एक क्लोराइड, दो अलग अलग मटेरियल हैं, उसका मिक्सचर है, तो इस लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इस लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोडियम 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 चल रहा है। इस लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, क्योंकि ये सिर्फ क्लोराइड क्लोराइड चल रहा है। तो अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो म्यू 1 नॉट इक्वल टू म्यू 2 नॉट इक्वल टू म्यू 3। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका नहीं, उसमें सारे डायरेक्शन में सेम रहेगा। इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं, ये एनिसोट्रोपिक हो गया। कंप्लीट टाइप्स ऑफ सॉलिड, कंप्लीट क्रिस्टलाइन एमॉर्फस कंपेयर करना, क्रिस्टलाइन के 4 टाइप्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये कंप्लीट कंपेयर करना था, वो फाइनल हो गया। क्या क्वेश्चन आया है मैंने प्रेजेंट कर दिया है आपको। नेक्स्ट लेक्चर।